खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ENI न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, ENI न्यूज में मैं अदिति शौर्य आपका स्वागत करती हूँ। आज आप मौजूद हैं हमारे साथ प्राइम टाइम की एक खास पेशकश आपका शहर आपकी खबर में। देश के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में अब कोर्ट का फैसला आ गया है। CBI की विशेष अदालत ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है, तो साथ ही 24 लोगों को बरी कर दिया है। इस मामले में अब सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। कोर्ट की तरफ से लालू यादव को दोषी करार देते हुए पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, तो इसी के साथ लालू के वकील ने जेल न भेजकर रिम्स में भेजने का आवेदन किया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पटना से रांची तक लालू समर्थकों में मायूसी छा गई, तो कोर्ट के फैसले के समय JDU नेताओं का हुजूम यहां देखने को मिला। वहीं कोर्ट ने 3 साल से कम वालों को सजा सुनाया है, तो लालू सहित 10 अन्य लोगों को सजा अलग से सुनाई जाएगी। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को 3 साल से ज्यादा सजा मिलने वाली है। यूपी के चुनावी रण में जहां सियासी उठापटक तेज है, तो ऐसे में प्रत्याशी भी मैदान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के चलते बाराबंकी विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनावी रण में ताल ठोक रहे डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा से ENI न्यूज संवाददाता ने स्थानीय मुद्दों और चुनाव की रणनीति पर खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENI न्यूज। आज हमारी टीम आ पहुंची है बाराबंकी शहर में, जहां पर 268 विधानसभा बाराबंकी से प्रत्याशी विवेक सिंह वर्मा, जिनसे आज हम बात करेंगे अहम मुद्दों पर, चुनावी मुद्दों पर, और जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के, स्थानीय मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के उतरे हैं मैदान में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी टीम में। धन्यवाद पूरी टीम का जो हमें यहाँ इंटरव्यू लेने आई है। जी, तो डॉक्टर साहब, आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते आप एक राजनीति में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। किन किन मुद्दों को लेकर के आप राजनीति में आए, क्या ऐसी कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी राजनीति में जो आप राजनीति में उतरे? मेरा एक ही मुद्दा है कि गरीब का जो सपना होता है संवैधानिक ताकतें पाने के बाद उसको अधिकार मिल जाए, मैं वही सपने को पूरा करने के प्रयास में क्षेत्र की जनता के बीच में आया हूँ। और मेरी एक छोटी सी संस्था है जिसका नाम विजय लक्ष्मी आई हॉस्पिटल है। पिछले 12 साल से मैं इसी प्रयास में हूँ कि सबसे जो गरीब समाज है उसको मैं ज़रूर दिखा सकूँ, वो जो दुनिया देखना चाहता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं सबसे गरीब समाज को जो है लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, ऐसे में अन्य पार्टियाँ भी हैं, केवल BSP पार्टी ही क्यों चुनी आपने? BSP पार्टी चुनने का सबसे बड़ा जो मेरा अधिकार रहा, वो जब मैं अपनी संस्था चलाता हूँ, जब मरीज़ देखता हूँ सुबह से शाम तक, तो उस लाइन में सर्व समाज के लोग होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब समाज के लोग आके मुझे दिखाते हैं। और बहन जी का एक सपना है जिसमें उन्होंने कहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी नारे के सिद्धांत पे मैं भी उन्हीं के साथ चलने का प्रयास करूँगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर के आप मैदान में उतरे हैं, तो अगर आपको यहाँ की जनता विधायक चुनती है, तो आप कौन कौन से प्रमुख विकास कार्य हैं जो करेंगे आप बाराबंकी में, जो कि शहर से इतना पास में है, फिर भी मैंने देखा कि विकास से काफ़ी दूर है? मैंने एक नारा दिया है एक अपने उसमें चुनाव प्रचार के दौरान कि विकास चाहिए तो विवेक से काम लीजिए। मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं यही चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता इस विवेक से ज़रूर काम ले, और जो क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हैं उस काम में सबसे पहले मुझे दिखता है बाराबंकी का ट्रामा सेंटर, जो बाराबंकी जनपद में कभी कभी जो जिनको चोट लग जाती है, वो लखनऊ जाते जाते ही उनको जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जाके वो परलोक जाते हैं, और ये बहुत दुखद होता है। मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं सबसे पहले मेरा प्रथम कार्य होगा कि बाराबंकी जनपद में ट्रामा सेंटर, युवाओं के लिए कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं खुल जाएं, खासकर गरीब मुस्लिम लड़कियों के लिए जो शिक्षा के अभाव में घर में बैठी रहती हैं और आगे की तरफ उनका जो शैक्षिक स्तर वो नीचे गिरता जाता है और फिर वो एक प्रकार की गृहिणी बन के रह जाती हैं। मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम युवाओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस बार एक अवसर ज़रूर ऐसे प्रत्याशी को दीजिए जिसने 12 साल से सिर्फ दिखाने काम किया है, और सिर्फ यही प्रयास रहेगा कि अगर ये संवैधानिक ताकत मिलती है तो गांव, युवाओं और महिलाओं के लिए मैं हमेशा चिंतित रहूंगा, और बहन जी के जो सपना है उस पर मैं काम करता रहूंगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं बाराबंकी के लिए अस्पताल की अच्छी व्यवस्था करूंगा,
लेकिन अन्य पार्टियां हैं जो दावा कर रही है कि हमने विकास किया है, और कोई पार्टी दावा कर रही है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे और किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। ऐसे में आपका कौन सा प्लान है, आपकी पार्टी के कौन से जो उद्देश्य हैं जो आप लेकर के उतरे हैं मैदान में? मैंने हमेशा कर्म की राजनीति की है और पिछले 12 साल से एक ही कर्म कर रहा हूँ। चिकित्सा के माध्यम से मैंने बहुत किया है और अभी आगे करने का प्रयास करूँगा। राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत अगर आप संवैधानिक ताकत पा जाते हैं तो क्षेत्र का विकास, जैसे मैं गाँव में जाता हूँ, गाँव पे देखता हूँ कि जैसे ही मैं भ्रमण के दौरान जाता हूँ, कहा जाता है डॉक्टर साहब गाड़ी रोड पे ही रोक दीजिए, अंदर गाँव में नहीं जाएगी। इसका मतलब जो संवैधानिक ताकतें पाए लोग हैं उनका उन्होंने पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे अगर ये अवसर क्षेत्र की सम्मानित जनता देती है तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि गाँव शहरों में जो मेरे माध्यम से हो सकेगा मैं हर संभव प्रयास करूँगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि जो आम जनता को आजकल अन्य पार्टियां दावा कर रही हैं कि आपको राशन देंगे, बिजली फ्री देंगे, इस पर कुछ चर्चा करेंगे आप? राशन और बिजली देने की जरूरत नहीं। बहन जी का सपना था कि रोजगार दीजिए, युवाओं को अगर रोजगार मिल जाएगा तो आपको राशन देने के नहीं, वो दूसरों को राशन देने का प्रयास करेंगे। बिजली फ्री लेने का नहीं, बिजली दूसरे लोगों को फ्री देने का प्रयास करेंगे। रोजगार और शिक्षा के माध्यम से समाज को उत्थान किया जा सकता है। फ्री देने से मैं नहीं समझता हूँ समाज का उत्थान होगा। अगर रोजगार अगर अवसर देते हैं, जैसे बहन जी के जितनी भी भर्तियाँ हुई बहन जी के शासनकाल में और जो उनका अनुशासन था, क्षेत्र की सम्मानित जनता यही चाहती है कि इस बार फिर से 5वीं बार वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और समाज को एक ऐसा शासन चाहिए जिसमें हर गरीब, हर समाज की बात सुनी जाए, सब कुछ विकास हो। जैसा कि अभी आपने कहा कि हर गरीब की बात सुनी जाए, एक अहम मुद्दा चल रहा है इस समय समाज में, जो किसानों की दिक्कतों को लेकर के लोग कहते हैं कि साथ जो है किसानों की भूमि को जो है, जो खेती को नष्ट कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है और आप विधायक बनते हैं तो खुला छुट्टा जानवरों के लिए क्या करेंगे आप? कोई ना कोई चीज़ अगर योजना शुरू की जाती है तो उसको अंत तक जाना चाहिए। उस अंत तक जाने में आपको बहुत कुछ देखना चाहिए। वर्तमान समय में जाता हूँ गांव में, अगर मैं रात में भ्रमण में जाता हूँ तो गांव में देखता हूँ कि लोग पुरुष अपने घरों से बाहर हैं। कहीं ना कहीं ये चिंता के विषय है। इस पर कोई अच्छी रणनीति के तहत काम किया जाएगा और लोग और जितने भी छुट्टा जानवर उनके लिए विशेष प्रावधान के तहत उनका व्यवस्थापन किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी डॉक्टर साहब से बात हुई और उन्होंने अपने जो मेन बिंदु थे उन पर चर्चा की, और इसके आगे इनको शुभकामनाएं देते हुए सस्केंद्र दीक्षित, कैमरामैन भूपेंद्र सिंह के साथ। यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इसी के चलते लखनऊ पूर्वी विधानसभा में स्थानीय जनता की क्या दिक्कतें हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, इसको जानने के लिए ईएनआई संवाददाता ने स्थानीय जनता का चुनावी मूड जानने का प्रयास किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनआई न्यूज, मैं सस्केंद्र दीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका हुआ है और आज हम आ चुके हैं 173 पूर्वी विधानसभा में। आइए यहाँ कुछ लोग एकत्रित हैं, उनसे बात करते हैं चुनावी मुद्दे पर, देखते हैं कि जनता का मूड क्या है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका हुआ है। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है और अपने अपने वादे कर रही है। तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश में किस किस का लाना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार लाना चाहता हूं, क्योंकि बहन जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर में थी, बहुत मजबूत थी और उनके द्वारा ये कार्य आज भी लोग उनको याद करते हैं। और उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिया था सभी लोगों को बिना भेदभाव के। उनके राज्य में सभी SC, OBC सभी सुरक्षित थे, सभी के अधिकार सुरक्षित थे। लेकिन आज की जो सरकार है, बाबा जी की सरकार, जो चिलम फूंक के अपना चिलम फूंकते हैं और उनसे अपना माइंड साफ करते हैं, उनकी सरकार में, उन्होंने 5 सालों की सरकार में कोई काम नहीं किया है। क्योंकि बाबा जी हमारे सिर्फ नाम बदलते रहे लेकिन काम कुछ नहीं कर पाए। आज इसीलिए उनके सारे प्रत्याशी जगह जगह पे मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता, मेरी एक रिक्वेस्ट है चुनाव आयोग से कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बहन जी की सरकार निश्चित ही जीत होगी। भाजपा सरकार दावा कर रही है कि हम जो है 300 पार सीटें निकालेंगे, इस पर कुछ कहेंगे आप? वो 300 पार सीटों की बात नहीं कर रहे, वो 300 पार पेट्रोल और डीजल और खाद्य सामग्री की बात कर रहे हैं कि इस बार जो 300 पार जो होगा आपका रसोई का गैस, रसोई का जो तेल होगा वो होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा। और इस बार तो मोदी जी का नारा है, इस बार तो घर द्वार और बाकी आपका सब वो लिखवा ही लेंगे। तो ऐसा क्या आप के अंदर जो भावना आई है कि बीएसपी की सरकार बनानी है, तो विशेषकर मतलब मुख्यमंत्री के रूप में किसको चाहते हैं आप? मैं विशेषकर मुख्यमंत्री के रूप में बहन मायावती जी को ही चाहता हूँ,
कि वही आए हैं। अगर वो आते हैं तो उससे हमारा जो भी संविधान है सुरक्षित रहेगा और लोगों के हितों में ही वो कार्य करेंगी। चाहे वो आप अंबेडकर पार्क ले लीजिए या ग्रेटर नोएडा पार्क, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस ले लीजिए, यमुना एक्सप्रेस ले, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। आपकी विधानसभा में जो पहले प्रत्याशी रह चुके हैं, जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? माननीय आशुतोष टंडन जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नगर विकास है, लेकिन उनके द्वारा मुझे कोई भी काम दिखता नहीं है। सारे काम तो मुझे आज तक, तो मैं पिछले 5 सालों से उनके क्षेत्र में रहना, 10 सालों से सॉरी, क्योंकि उससे पहले भी विधायक रहे, मैंने उनका तो कोई काम दिखा ही नहीं है। उन्होंने भी सिर्फ होर्डिंग बदली है, नाम नहीं, काम नहीं किया है। तो आगामी चुनाव में किसको वोट करेंगे? मैं आगामी चुनाव में बसपा को वोट करूँगा। विधायक के रूप में किसको देना चाहते हैं आप? विधायक के रूप में मैं बसपा प्रत्याशी को ही देखना चाहता हूँ। आइए, यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे जानते हैं कि जो है 2022 में चुनाव जो है किसको वोट करेंगी। किसको वोट करेंगी आप 2022 में? हम बहन जी को देंगे। तो बहन जी को ही वोट क्यों करेंगी आप? अरे वो रोजी रोजगार देंगे और भला करते हैं, इसलिए देना उनको जरूरी हम लोग समझते हैं। आने वाले 2022 चुनाव में आप किस पार्टी को वोट करना चाहती हैं? बहन जी को। बहन जी को। तो सपा सरकार को वोट नहीं करेंगे आप, जो कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे आपको? अरे बहन जी को देंगे, और वो तो हर चीज़ की सुविधा करती थी, नौकरी चाकरी। अब गरीब हम लोग कहाँ जाएं? 2022 का चुनाव सिर पर है, तो आप किसे वोट करना चाहेंगे? बीएसपी पार्टी को। बीएसपी पार्टी को ही वोट करना चाहते हैं आप? जी सर। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो रोजी रोजगार देगा, जिसका शासन प्रशासन अच्छा होगा, जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, हमको उसके साथ जाना पसंद करेंगे। अन्य पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और अन्य व्यवस्थाएं देंगे, और इसके बाद भी मतलब जो है मायावती कोई दावा नहीं कर रही हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि वोट मायावती करना चाहते हैं। कोई कारण है इसका? जब हमारे पास नौकरी रहेगी तो 300 के हम 600 का भी बिल दे सकते हैं। जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ से क्या करेंगे? ये सरकार दावा कर रही है कि हमने जो है 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, नौकरी दी है। इस संबंध में कुछ जानकारी देंगे आप? हमारे यहाँ बीएसपी पार्टी ने जो सराहनीय काम किया है, जो हमारे भाइयों को, हमारे समाज को जो नौकरियाँ दी हैं, आज हम अपने गाँव में हैं, खुशहाल हैं, दो पैसा कमा रहे हैं, कम से कम वो अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। अगर नौकरियाँ रहेंगी तो सब कुछ रहेगा, अगर नौकरी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। युवाओं को रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है क्या इस सरकार में? नहीं, कुछ नहीं, जुमलेबाजी। केवल जुमलेबाजी बता रहे हैं आप। तो 2022 में जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में किसको वोट करना चाहते हैं आप? हम तो बीएसपी बीएसपी सुप्रीम मायावती। अच्छा, ठीक है। तो मायावती जी को वोट करना चाहते हैं आप। ऐसा क्या है कि केवल मायावती को ही आप वोट करना चाहते हैं? देखिए, मायावती जी की सरकार में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और स्कूल कॉलेज की जो बात है, वो सिर्फ बहन जी ही की राज में हुआ है। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहन जी की सरकार के बारे में जो आप बता रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है उससे कोई लाभ नहीं मिला आपको? देखिए, इस सरकार ने तो हम लोग के लिए, ये जितने युवा है हमारे साथ खड़े हैं, इस सरकार ने सब युवाओं की वाट लगा दी है। ये जो कोरोना काल में मतलब सरकार ने जो वादे किए हैं कि हमने गरीबों के खाते में पैसे डाले, ये कुछ सुविधा मिली आपको? जी, ये जो गरीबों खाते में पैसा मिला है, तो जो किसान योजना के तहत जो गांव-गांव में जो मिला है, या शहर के लिए क्या हुआ है ये बताइए। शहर में ना कानून व्यवस्था सही ढंग से चल रहा है, आए दिन महिलाओं छेड़खानी वगैरह बहुत चीज़ें हो रही हैं। इस सरकार ने सिर्फ गुंडा राज की सरकार चल रही है। सरकार दावा कर रही है कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, इस संबंध में कुछ कह रहेंगे आप? हम जानते हैं महिलाओं की सरकार जो है ये कहने के लिए है, कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? आप बताइए, कहीं सुरक्षित दिख रहे हैं महिलाएं? जहाँ देखिए हाथरस कांड ये सब वगैरह देखिए, आपको खुद मालूम होना चाहिए कि ये महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। तो 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी और हम लोग बनाएंगे, ये युवा हमारे बनाएंगे जो नौकरी और मतलब हर चीज़ के लिए इस समय परेशान हैं। सरकार दावा कर रही है कि हमने 5 लाख कुछ हजार लोगों को नौकरी दी है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? हमें तो नहीं लग रहा है कि 5 लाख कुछ मिला है। किसी गरीब को बताइए, हमारे जो दलित लोग हैं, नौकरी दी है? नौकरी नहीं मिली, कहाँ मिली है बताइए? किसी को नौकरी नहीं मिली है?
हमारे यहाँ मोहल्ले में किसी गरीब किसी दलित व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है, बताइए। 2022 में किसको वोट करेंगे आप? हम बहन कुमारी मायावती को। जी, तो ऐसा क्या है कि जो आप केवल बहन कुमारी मायावती जी को ही वोट करेंगे? अन्य पार्टियां हैं जो दावा कर रही हैं कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट राशन देंगे, तो ऐसा आपको क्या लगा कि जो आप बहन जी को ही वोट करना चाहते हैं? जब हमारे पर रोजगार नहीं होगा तो हम यूनिट क्या लेके चाटेंगे भाई साहब? रोजगार सरकार दावा कर रही है कि हम आपको जो है रोजगार देंगे, 100 दिन का रोजगार देंगे इस और शहर में भी मतलब जो है बता रही है कि रोजगार करने के लिए ऋण देंगे, लोन देंगे, तो ऐसी कोई सुविधा आपको मिली? अभी तक तो हम लोग के पास कुछ नहीं है भाई साहब। हम लोग भी लॉकडाउन में मतलब ठेकेदारी में तनख्वाह पाते हैं 6,000 रुपये, प्लस वो भी समय से भी नहीं मिलती है, तो कर्जा लेना पड़ता है हम लोग को भी। जो भी लाला महाजन से लेते हैं तो 12% वो टैक्स लेते हैं, फिर उसका भी देना पड़ता है, लोन भी। बस 2-2 महीने 3-3 महीने तनख्वाह नहीं है कि तो कैसे काम चलेगा भाई साहब? तो युवाओं का जो मत है आपके, उससे किसको मिलना चाहिए? हमको बहन जी का चुनाव सही लगता है, शासन भी उनका टाइट रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है भाई साहब। आगामी चुनाव सिर पर है, सभी पार्टियां अपने दावे कर रही हैं और माहौल बना रही हैं, माहौल बहुत गर्म है चुनावी। तो 2022 के चुनाव के बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? बिल्कुल बिल्कुल। 2022 के चुनाव अगर देखते हुए हम लोग जो देख रहे हैं, जो हमारी पुरानी सरकार थी, हमारे जो विधायक थे हमारे पुराना, उन्होंने कुछ किया नहीं है। उन्होंने खाली वोट लिया है, ना उन्होंने क्षेत्र का विकास किया है, ना हमारा विकास किया है, ना बेरोजगारी पे कोई ध्यान हुई है। हर चीज़ में देखिए तो खाली वोट लेना जानते हैं वो लोग, वोट के अलावा कोई इनका मुद्दा नहीं उठता है। खाली युवाओं का वोट किधर जाएगा, कुछ अंदाजा है आपको? बिल्कुल, हमारा मानिए तो एक अब की नई सरकार बना के हम लोग देखते हैं, जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार सरकार, उन्होंने बिहार में काफ़ी विकास किया, जंगल राज को हटा के एक क्षेत्र बना रखा उन्होंने, जो नहीं कर पाया कोई। और अब की उनको लाके यहाँ अपने बीच लाके देखेंगे और एक नया विकास चाहेंगे और विकास दिखेगा हमें इस क्षेत्र में। जी, अब कहते तो सभी नेता हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, इतनी निकलवाएंगे, वैकेंसी निकलेंगी और ये गरीबों के लिए इतना कर देंगे। वो होता कुछ नहीं है, कहते कुछ और है, होता कुछ और है। और पढ़ाई की शिक्षा की देख ले तो शिक्षा पढ़ा लिखा हुआ इंसान इस समय बेरोजगार घूम रहा है। कहेंगे इतनी वैकेंसियाँ निकल जाएंगी, इतनी वैकेंसी निकलेंगी, हर वैकेंसी निकलती है तो कोई उसकी कोई क्वालिफाई नहीं है, तो क्वालिफाइड होता ही नहीं है, रद्द हो जाती है, पहले कैंसिल हो जाती है उसकी। अभी टीटी का रिजल्ट है, उसका रद्द हो गई। कोई अगर फार्म भी होता है समय तो घूस भी चलता है, बेरोजगारी खत्म हो रही। इस वजह से कोई नई पार्टी आएगी तो ज़्यादा बेटर है, नई पार्टी। अब की बार आप वोट किसे करेंगे? इस बार तो अब आशीष सक्सेना जी है, तो नई पार्टी आई है, नए लोग हैं, नई उम्मीद लग रही है, शायद कुछ हो जाए तो भला ही। तो इस वजह से तो इन्हीं को जेडीयू पार्टी को वोट देंगे? जी, जेडीयू पार्टी ही रहेगी इस बार। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को बुलंदशहर के शिकारपुर में भगत सिंह चौक पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान सामाजिक संगठनों के साथ सैकड़ों लोग यहां मौजूद रहे। तो भगत सिंह यूनियन के संदीप तेवतिया ने 45 जवानों के बलिदान को नमन करते हुए अपने विचार रखे। तो इसी के साथ मृत आत्माओं की शांति के लिए यहाँ प्रार्थना भी की गई। आज भगत सिंह चौक पर जो हमारी शिकारपुर की भगत सिंह सेना है, 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने हमारे 41 जवानों को शहीद कर दिया था, उनकी याद में हम भगत सिंह सेना 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालकर शहीद भगत सिंह जो हमारे चौक है, इस पर सभी भगत सिंह सेना से जुड़े हुए लोग हमारे कैंडल मार्च निकालते हैं और उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार वालों को सांत्वना देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके चरणों में। और हमारा जो मकसद है इसके बाद, और हमें थोड़ा गौरवान्वित भी महसूस होता है कि हमारी जो ये अंग्रेजी संस्कृति थी, 14 फरवरी ये वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता था पहले। आज हमारे ये युवाओं ने, शिकारपुर के क्षेत्र के इस युवाओं ने जो ये 14 फरवरी को एक काला दिवस जो शहीद भगत सिंह चौक पे मनाया है, मैं उन भाइयों का बड़े दिल से, गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बुलंदशहर के शिकारपुर में लुटेरों ने दिन दहाड़े मुनीम से 75,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। बता दें कि प्लास्टिक पाइप कारोबारी का मुनीम कलेक्शन के रुपयों को लेकर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की पड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं मामले की तफ्तीश जारी है। पेमेंट लेकर जा रहा था, रास्ते में मैं ट्री में बैठा हुआ था, बदमाशा
वैक्सीन के लिए 1.5 दो करीब। अभी तो कुछ नहीं, अब तो एफआईआर दिलवाई गई है। झांसी के मऊरानीपुर में भाजपा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह झांसी पहुंचे। इस दौरान लक्ष्मणदास मैदान में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें गृह मंत्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए अपना दल प्रत्याशी रश्मि आर्य को जिताने की अपील की, तो वहीं सरकार के कामों का गुणगान भी किया। इस दौरान मंच पर भाजपा के पूर्व विधायक बिहारी लाल आर्य ने कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बताते हुए हमला बोला, तो वहीं सपा को विकास के नाम पर गुंडई दिखाने वाली पार्टी करार दिया। इस जनसभा में अमित शाह ने योगी के कामों का बखान करते हुए विकास कार्यों का हवाला दिया, तो साथ ही अपना दल प्रत्याशी को विकास के लिए वोटों की अपील भी की। सपा बसपा के समर्थन से 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों की सरकार, मगर उनके बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोलता। पुलवामा और उरी में हमला हुआ, पाकिस्तान भूल गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, अब भाजपा की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर। मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया। मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाने की शुरुआत की। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लाकर बुंदेलखंड के गांवों तक अपनी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने की शुरुआत। झांसी के गरोठा विधानसभा में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही भ्रष्टाचार और झूठ की सरकार बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करी जाएगी और प्रदेश में खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जाएगा। 59,000 भर्ती के मामले में शिक्षकों को जातीय आरक्षण देकर उनको लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने अन्य जानवरों की दुर्दशा और किसानों की दुर्दशा पर किसानों को पूरा लाभ दिए जाने का ऐलान भी किया। याद कीजिए वो समय कोरोना का, जिस समय हमारे मजदूर भाई दूसरे प्रदेश से चल करके आए थे। यही झांसी की सीमा और ललितपुर की सीमा पर कई दिनों मजदूर खड़े रहे। उन्हें खाना नहीं दिया, पीने के लिए पानी नहीं दिया। वह बेचारे नहा धो नहीं पाए, एक हफ्ता 10 दिन ऐसे ही पड़े रहे, लेकिन पुलिस लगा करके सीमा पर नहीं आने दिया। याद कीजिए वो समय जब ललितपुर में एक गर्भवती माँ महाराष्ट्र से चल करके आई थी और वो चलते चलते ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई, 3-4 घंटे उसने इंतजार किया कि शायद सरकार मदद करेगी, लेकिन उस परिवार की कोई मदद नहीं की। उसे 3-4 घंटे के बाद खुद अपने चल करके घर जाना पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बांसी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, तो साथ ही भाजपा को वोट देने की अपील की। इसी के साथ सीएम योगी और पीएम मोदी की योजनाओं का बखान भी किया। बता दें कि जय प्रताप सिंह बांसी विधानसभा से लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं और राजघराना परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अभी तो हमको कोई जानकारी नहीं है, कोई ऐसा कोई लग तो नहीं रहा कि सामने कोई है। अभी तो पार्टियां तो बहुत लोग ने अपना पर्चा दाखिल किया और मुझे लगता है कि 16 तारीख तक ये स्पष्ट होगा कि कौन से पार्टी किस स्टेटस में है। अभी मुझे कोई खास कुछ लग नहीं रहा है। सर 5 साल में कौन कौन सा ऐसा काम हुआ है बांसी विधानसभा में जिसको आप मानते हैं कि वो आपको वोट दिलाएगा? देखिए, हम लोग का उत्तर एरिया हमेशा बाढ़ प्रभावित रहता है और सर्वाधिक काम हम लोग ने उस पर किया है। बहुत सारे कमज़ोर पॉइंट थे, नए बंधे बनाने निर्माण करने के लिए गैप से ये, क्योंकि हमारा पूरा उत्तर एरिया जो इस बार हम लोग ने देखा कि 20-25 दिन से पूरा डूबा हुआ था, मगर बंधे हमारे इस बार सुरक्षित हो गए थे क्योंकि उस पर काम काफ़ी अच्छी तरह किया गया था और उसमें जितने भी योजनाएं उस पर पिचिंग करना, उसका खड़ंजा करना, ये सारे एक साथ अब उसकी स्वीकृति होकर अब काम भी हो रहा है।
उसके साथ में नए अस्पताल एक पासी में ही बनाना, पुराना अस्पताल को ध्वस्त करके 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। नए PHC बना है। सब स्टेशन हमारे पहले से बन ही रहे थे। विद्युतीकरण सब जगह हो ही गया था और विद्युत आपूर्ति भी लगभग 18 से 24 घंटा अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग एरिया में दिया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने एक शातिर चोर को हिरासत में लिया। शोहरतगढ़ डेबुरा थाना पुलिस के साथ SOG टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शातिर चोर को पुलिस ने सिसवा से नेपाल जाने वाली सड़क के पास से दबोचा, तो वहीं चोर के पास से 63 मोबाइल, बैटरी, चांदी के प्लेट, CCTV, DVR और नकदी को पुलिस ने बरामद किया है। तो बता दें कि चोर अब तक 19 बार जेल जा चुका है, तो कई थानों में वांछित भी है। पुलिस अधिकारियों ने चोर को पकड़ने वाली टीम को इनाम की घोषणा की है। तो वहीं ASP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी।